जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है CDC टाइम। ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का ये मकसद होता है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी सेहत के मसाइल के हवाले से हम आपके लिए आगाही वाले जो है प्रोग्राम्स लेकर आएँ। सामईन कराम, अगर आज के मौजू की अगर मैं बात करूँ तो आज हम सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा कर उनकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सेरेब्रल पाल्सी के बारे में अगर आपको कुछ मैं थोड़ा बताती चलूँ तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज की वजह से जो बच्चा का जो पोस्चर है, जो मूवमेंट है, यानी कि बच्चे की जो हरकत है, यानी कि उठना बैठना या चलना है, वो मुतासिर होता है। तो इसकी वजह से उसकी जो डेली रूटीन है, यानी कि वो रोज़मर्रा के काम करने में जो दुश्वारी होती है उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए जो उनकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो सामईन कराम, ये तो आज के मौजू की बात होगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम CDC टाइम CDC के ताउन से, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है उसके ताउन से पेश किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कायनात रानी साहिबा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। तो सबसे पहले आइए उनसे पूछते हैं CDC के हवाले से कि CDC जो एक रीहैब इदारा है जो बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं मौजूद हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी से रिलेटेड हो। तो आइए उनसे तफसील से जानते हैं और मौजू पे भी हम जो है तफसीलन आज गुफ्तगू करेंगे। सुनते रहिए रिफा FM 102.2। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है बल्कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। तो आप सवाल भी कर सकते हैं टॉपिक के हवाले से। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर कायनात आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा कि CDC जो एक रीहैब इदारा है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, किस किस तरह की जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद है बच्चों के लिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाती हैं और टाइमिंग का और लोकेशन का, ये सारा कुछ बताइएगा। CDC एक मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिकली अप्रोच के थ्रू जो है काम कर रहा है। ये अताउल हक फर्स्ट 1 में जो है मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे जो है अपनी स्पेशल नीड के साथ या डिफरेंट एबिलिटी हम कह सकते हैं कि उसके साथ आते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ या कंडीशंस के साथ, जिसमें ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी है या कोई और जैसे बच्चों के स्पीच का इशू होता है या कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ आ रहे हैं। तो उन बच्चों की हम मदद करते हैं एज़ मच जितनी हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ खिदमात दे रहे हैं। जैसे उसमें फ़िज़ियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों की फ़िज़ियोथेरेपी की जाती है, यानी कि वो बच्चे जो फ़िज़िकली लिमिटेशंस के साथ हैं, चलने फिरने से में उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं या किसी तरह की भी कोई भी फ़िज़िकल लिमिटेशन आ रही है तो उनके ऊपर उनका काम किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट थेरेपिस्ट हैं, वो उसके बच्चों की हेल्प की जाती है। फिर उसके बाद जैसे स्पीच थेरेपी मैंने बताया कि बच्चे जो बोल नहीं सकते या बोलते हैं, यानी कि स्पीच होता है या लैंग्वेज है, मतलब बोलते तो हैं लेकिन उनको बोलते हुए भी कुछ मसाइल होते हैं। कुछ बच्चे जैसे तुतला के बोलते हैं या प्रॉपर अल्फाज को जो अदा नहीं कर सकते, मतलब बोलते तो हैं लेकिन उनके बात की समझ नहीं आती। या जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे उनकी डिले स्पीच के साथ आ रहे होते हैं, वो उस तरह से बात नहीं कर पाते, अपनी एक उम्र के अकॉर्डिंग जितनी उनको बात करनी चाहिए, अपनी बात कम्युनिकेट करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो उनके इस मसाइल को भी जो है ना हम देखते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो बच्चों की बिहेवियर को मैनेज करते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को या उनके और जो डिफरेंट तरह के जो भी बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड मसाइल आते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है हमारे पास, जिसमें हम बच्चों की उन्हीं स्पेशल बच्चों की जो है ना जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको हम निकाल के लाते हैं कि वो ये भी कर सकते हैं। उनकी लिटरेसी पे काम किया जाता है ताकि वो किसी हमारे माशरे में वो पीछे ना रहे, आगे बढ़ें, वो उन चीज़ों को सीखें जो एक नॉर्मल बच्चा भी सीख सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ हैं। तो हम उनको अपनी कम्युनिटी से या अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो उनकी इस तरह से लिटरेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी हेल्प की जाती है, उन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं।
फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिसमें हम बच्चों की डेली यानी कि रोज़मर्रा की जो भी मामलात होते हैं वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स होगी, सेल्फ ग्रूमिंग स्किल्स होगी, सेल्फ फीडिंग स्किल्स होगी, ताकि बच्चे को हम मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कर सकें, ताकि बच्चा अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो डिपेंडेंट हो, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके। अपनी ग्रूमिंग की एक्टिविटीज़ हैं जैसे हैंड वॉश, फेस वॉश, या इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं हर बंदे की, हर इंसान की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, तो उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे सेल्फ फीडिंग है तो बच्चों को बेसिक टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं। उनको फीडिंग के लिए जैसे फॉर्क कैसे पकड़ना है, नाइफ़ कैसे पकड़नी है, उसको कट कैसे करना है, फ्रूट हो गया या कुछ भी, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं उन बच्चों को, ताकि वो हमारी सोसाइटी में या हमारे माशरे में या कम्युनिटी में वो जब भी चाहें तो वो एक्सक्लूडेड अपने आप को ना फील कराएं, वो भी हमारी तरह इसी तरह नॉर्मल हर एक की तरह वो पार्ट हों, वो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकें, अपना 100% दे सकें। उसके अलावा बच्चों की कुछ सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, फिर उनकी सेंसरी थेरेपीज़ वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके अलावा जैसे हमारा CDC का जो है स्पेशल ओलंपिक के साथ भी कोलैबोरेशन है, तो हम कुछ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बच्चों को उनमें इंगेज करते हैं। जैसे आजकल हमारा समर कैंप चल रहा है, तो CDC के बच्चे भी होते हैं, उसके अलावा आउटसाइडर्स भी होते हैं जो आते हैं। स्पेशली अभी जो मंडे ट्यूसडे को हमारा कैंप स्टार्ट है, मंडे ट्यूसडे को होता है और उसकी टाइमिंग 9 to 10 है मॉर्निंग में। तो उसमें अगर कोई बाहर से अगर बच्चों को इस तरह से लाना चाहते हैं तो वो बेशक लेके आएँ, CDC में आएँ और देखें। हम बच्चों को बहुत सारी स्पोर्ट्स में डिफरेंट फिज़िकली ट्रेनिंग करा रहे होते हैं डिफरेंट, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी आएँ, उन चीज़ों को भी मतलब फ़न वे में वो उस चीज़ में भी इंडल्ज हों और उन चीज़ों को भी जो है अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल हम मिक्स करके बच्चे को ओवरऑल एक मतलब नॉर्मल सोसाइटी में मूव करने के लिए, कम्युनिटी में मूव करने के लिए हम उसको डिपेंडेंट करते हैं। चाहे वो ऑटिज़म के साथ है या डाउन सिंड्रोम के साथ है या सेरेब्रल पाल्सी के साथ है या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है या किसी भी और कोई भी कंडीशन या डिसऑर्डर के साथ बच्चा मौजूद है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम उसको जो चीज़ सिखाएंगे वो सीख सकता है। चाहे उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी हम जहाँ एफ़र्ट करते हैं वहाँ कोई ना कोई आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों की इस तरह से हेल्प करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम मिल के जो है एक बच्चे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ताकि एक फुल फ्लैश बच्चे के ऊपर हर तरह से हम जो है उसकी हेल्प कर सकें, उसको ग्रूम कर सकें, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल, CDC में बच्चों की हर तरह से मदद की जाती है उनकी ज़रूरतों के मुताबिक। और जिस तरह से कायनात ने बात की समर कैंप के हवाले से, तो खेल जो है बच्चों की ज़िंदगी का लाजिम और मलज़ूम हिस्सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस समर कैंप से फ़ायदा उठाएं आपके बच्चे, तो लाजमी जो है CDC रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी हवाले से कंसल्टेशन आप अगर करना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा 0320786533। आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी हवाले से। अगर आपके इर्द गिर्द या आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल नीड्स के साथ है, तो आप उसकी जो है वो मदद कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है हम उसमें बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से कि किस तरह का ये एक डिसऑर्डर है और इसके अलावा कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है जिससे इस मसले को जो है मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो कायनात, सेरेब्रल पाल्सी क्या है ये? बेसिकली जैसे सेरेब्रल कहते हैं हम ब्रेन को और पाल्सी कहते हैं वीकनेस को। तो जब छोटी उम्र होती है या अर्ली एज की जो बच्चे होते हैं अर्ली एडल्टहुड में, जो स्पेसिफिकली कर लें 1 से 2 साल की उम्र में या कभी कभी 5 साल तक की उम्र में, जब किसी बच्चे का कोई ब्रेन डैमेज होता है तो उसकी इफ़ेक्ट में जो भी बॉडी के ऊपर मूवमेंट से रिलेटेड या पोस्चर से रिलेटेड, बैलेंस हो गया, इन चीज़ों का अगर कोई भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है तो उसे हम सेरेब्रल पाल्सी कंसिडर करते हैं। लेकिन ये 5 साल की उम्र तक है कि अगर उस बच्चे को इस तरह का कोई ब्रेन का इशू हो गया या ट्रॉमा हो गया या कुछ भी, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इसमें सेरेब्रल पाल्सी में। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है बच्चों में इस तरह की जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें बेसिकली जो है ना, जो ब्रेन डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक दफ़ा अगर डैमेज हो गया तो आप उसको जो है दोबारा से ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप जितनी जल्दी उसको थेरेपीज़ के थ्रू जो है हेल्प कर सकते हैं, उनकी इम्प्रूव
इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए। लेकिन अगर उसको इतना ही इग्नोर करेंगे तो उन बच्चों की लाइफ उतनी ही उनका प्रोग्नोसिस जो है वर्स होता जाएगा, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उन फैमिलीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि एक इस तरह का बच्चा है तो उनको फिर उसको संभालना, उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन डैमेज की वजह से जो है ना ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट आ रहा होता है, और ये जो है ना ये परसिस्टेंट होता है, ये लाइफ लॉन्ग होता है। इसको जैसे मैंने कहा कि डैमेज होता है ना, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, उसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो परमानेंट डैमेज होता है। लेकिन इस तरह भी है कि वो डैमेज बढ़ता नहीं है, जितना हो गया वो हो गया, मतलब वो प्रोग्रेस नहीं करता। उसके ये नहीं कहेंगे कि वो मज़ीद हर साल वो बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पार्ट उस ब्रेन का डैमेज हो गया बस उतने ही पार्ट का इफेक्ट आएगा, उतनी ही जो लिमिटेशंस आएंगे वो उन बच्चों में हमें नज़र आएंगी। तो बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, मसल की वीकनेस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें देखने को मिलेंगी कि बच्चा इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा, ताकि जो उसकी जो ये सारे मसाइल फिर उसकी नॉर्मल डेली लिविंग की जो ज़रूरियात हैं या काम है उसमें उसको दरपेश आएंगे, मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसको जैसे मैंने कहा कि जितना जल्दी थेरेपीज़ प्रोवाइड स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतने इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे, उतनी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू कि जितना आप डिले करेंगे या जितना आप उसको लेट स्टार्ट करेंगे। सही है। जैसे आपने बात की कि ये एक ऐसा मसला है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको मैनेज किया जाता है। तो ये बताइएगा कि इसकी क्या वजूहत है सेरेब्रल पाल्सी की? कुछ वजूहत जैसे कंजेनिटल होती हैं। कंजेनिटल का मतलब होता है कि पैदाइश के वक्त ही स्टार्ट होती हैं, जैसे प्री नेटल कहते हैं हम, नेटल कहते हैं या पोस्ट नेटल। प्री नेटल यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इस तरह की कंडीशन हो, मदर को हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो या कोई और इस तरह का कोई ट्रॉमा या कंडीशन दरपेश आई हो उनको प्रेगनेंसी के दौरान, तो 70 to 80% चांसेस इसी वजह से होते हैं। या फिर किसी बच्चे की प्री मेच्योर बर्थ हो, यानी कि अपनी 9th मंथ से पहले उसकी बर्थ हो जाए, तो या फिर उसका लो बर्थ वेट हो, तो ये एक अलार्मिंग या रिस्क कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिर इसी तरह नेटल में अगर हम बात करें तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं उसका फर्स्ट क्राई होना चाहिए। तो जो बच्चे जिनका फर्स्ट क्राई डिले होता है, यानी कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है कि उसके उस टाइम फ्रेम के अंदर उस बच्चे ने रोना होता है, अगर वो टाइम पीरियड डिले हो जाता है या ज़्यादा देर के से वो बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश होती है उस टाइम पे उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, यानी कि उसके अभी फेफड़े काम नहीं कर रहे होते। वो जैसे ही रोना स्टार्ट करते हैं तो उसके फेफड़े काम करना शुरू करते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है सारी ब्रेन में जाती है। तो जब वो बच्चा रोएगा नहीं तो उसके लंग फंक्शनल नहीं होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन उसके ब्रेन में नहीं जा पाएगी। तो जहाँ पे जिस लेवल पे उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ब्रेन का वो एरिया, वो पार्ट वो डैमेज हो जाएगा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो इस वजह से भी हम इसको हम एस्फिक्सिया कहते हैं कि बेसिकली जो ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में ना जाने की वजह से या डिले कराए की वजह से जो है ना बच्चों में ब्रेन डैमेज हो जाता है और ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा जो है कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे समटाइम होता है फैमिलीज़ में ऑलरेडी इस तरह की कोई हिस्ट्री प्रेजेंट होती है कि उसके कोई सिबलिंग्स में या क्लोज रिलेटिव्स में कोई इस तरह की आपको पता हो कि पहले से कोई इस तरह की कंडीशन मौजूद है, तो वो रिस्क फैक्टर होता है कि हो सकता है जैसे कज़न मैरिजेस होती हैं तो वो रिस्क पे होते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, तो जेनेटिक भी हो सकती है इसकी रीज़न। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 5 साल तक कोई भी ब्रेन इंजरी हो, तो कोई भी ट्रॉमा अगर किसी बच्चे की फॉल की वजह से हो गया या कोई और गिरने की वजह से हो गया या कोई और किसी वजह से उसको इंजरी होगी ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई भी, तो उस वजह से भी उसका अगर कोई ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो रहा है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है जिसमें वो सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है, उसकी ब्रेन की ओवरऑल पूरी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो वो जब डेवलपमेंटिंग जो एज होती है ना, अगर उसमें डैमेज आता है ना तो उसको फिर समटाइम तो वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन जब ब्रेन में डैमेज आता है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ट्रॉमा की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है कि हम कह सकते हैं कि ट्रॉमा हुआ तो
उसके ब्रेन का कोई पार्ट है वो डैमेज हो गया तो उसकी वजह से इस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा स्टार्ट में नॉर्मल था, 1 साल तक 2 साल तक वो अपने जैसे नॉर्मल बच्चा बोलता है, खेलता है, चलता है, फिरता है, उसका सब कुछ ठीक था, लेकिन कोई ट्रॉमा हो गया तो फिर उसका वो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया, तो फिर वो चीज़ें उसकी सारी रिग्रेस कर जाती हैं, वो सारी चीज़ें उसको भूल जाती हैं, वो फिर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो फिर कुछ इस तरह की ये कंडीशन होगी, मतलब ये ओवरऑल हर चीज़ का मिक्सचर, हम कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि एक इसी वजह से ये सेरेब्रल पाल्सी होती है, कंजेनिटल भी हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से, जेनेटिक कंडीशन है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सेरेब्रल पाल्सी के साथ अफेक्टेड हो। मतलब पैदाइशी तौर पर भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, इसके अलावा ये जीन्स में भी ये चीज़ ट्रैवल करती है, इसके अलावा बच्चे को अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है इब्तदाई सालों में या इब्तदाई जो उसका अरसा होता है जिसमें वो परवरिश कर रहा होता है, तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। आज हम बात करेंगे जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनकी किस तरह से करवाई जाए और इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से हमने बात की, हमने कुछ वजूहात पर बात की और मज़ीद हम इसकी जो है दर्जा बंदी पर भी बात करते हैं कि इसको क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है और इस जो मर्ज़ की जो क्लासिफिकेशन है या दर्जा बंदी या ये बीमारी जो है किस किस तरह से जो है असरअंदाज होती है, इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। आपको बताते चलूँ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कायनात रानी साहिबा, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ये प्रोग्राम आप इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पर लाइव भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब जो है वो नहीं किया है तो आप लाजमी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी ये जो है प्रोग्राम्स अपलोड किए जाते हैं। अगर आप मिस कर देते हैं तो आप वहाँ पर भी जो है प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पर आप प्रोग्राम जो है वो दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कायनात के इस बीमारी की जो दर्जा बंदी है वो किस तरह से की जाती है, क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें? डिफरेंट सिस्टम होते हैं, हम उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एनाटमिकल क्लासिफिकेशन होती है या फंक्शनल लेवल पे क्लासिफिकेशन होती है, जैसे उसकी सिविरिटी पे डिपेंड करता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है तो वो उसके फंक्शन लेवल पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की आ रही है। देन उसके अलावा जो अगर मैं एनाटमिकल क्लासिफिकेशन बताऊँ तो उसमें हम यूनिलैटरल कहते हैं या बायलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल यानी कि एक साइड की या हाफ साइड की या एक तरफ की जो है ना उसकी प्रॉब्लम आ रही होंगी, और दूसरा जो है जो बायलैटरल की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि दोनों तरफ की उसकी बॉडी फुल बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसमें बेसिकली जैसे हम क्लासिफिकेशन में करते हैं एनाटमिकल में, जैसे स्पेस्टिस CP, तो स्पेस्टिक में क्या होता है कि जो मसल की जो एक नॉर्मल टोन होती है वो उससे बढ़ के होती है, एक एक्स्ट्रा मतलब उसमें रेजिस्टेंस होती है कि आप पैसिवली अगर किसी कोई भी मसल को आप मूव कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपरली जैसे एक पूरी रेंज में हम मूव कर सकते हैं तो वो नहीं मूव होगा, वो उसमें रेजिस्टेंस शो करेगा, वो इतनी आसानी से पूरे एक मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो उसे हम स्पेस्टिसिटी कहते हैं। तो स्पेस्टिक CP होते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास डिस्काइनेटिक होते हैं। डिस्काइनेटिक बेसिकली उन्हें कहते हैं जैसे कोई अगर मूवमेंट इनिशिएट करने लगा है या कोई भी काम करने शुरू कर रहा है तो उसमें वो उसमें कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको हम फिर डिस्काइनेटिक उसमें कंसिडर करते हैं। फिर एटेक्सिक आ जाती है। एटेक्सिक बेसिकली जो है ना वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होती है। अगर कोई बच्चा चल रहा है तो उसके लिए उसको खुद को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि ब्रेन का ऐसा पार्ट डैमेज हुआ होता है जो हमारे बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा चल रहा है तो वो क्या करेगा कि अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो अपने जो है पाँव को खोल के चलेगा, यानी कि वाइड बेस के साथ चलेगा, अपने हाथों को भी खोल लेगा ताकि वो अपने आप को फॉल के रिस्क से बचा सके। उसके अलावा उसकी कोऑर्डिनेशन में जो है मसाइल दरपेश होंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन की सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हम राइटिंग करते हैं तो हमें पता है कि हमने यहाँ एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करना है तो उसको सीधा सीधा लिखना है, तो वो इस तरह से प्रॉपरली लिख नहीं पाते। हो सकता है कि वो उनका अपनी तरफ से तो वो देख रहे हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन जब वो राइट करते हैं तो वो लिखते हैं तो वो उस तरह से प्रॉपर नहीं लिख पा रहे होते, या कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कोई गिलास उठाना है तो उनके सामने ग्लास पड़ा होगा तो वो उनका हाथ प्रॉपर उसी जो है लेंथ के ऊपर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वो साइड पे राइट या लेफ्ट इस तरह से फर्स्ट 1 या 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही वो उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का उनका उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उसके अलावा
ये एटेक्सिक होगी। फिर उसके अलावा मिक्स टाइप होती है जिसमें मिक्सचर होता है, स्पेस्टिसिटी भी आती है, डिस्टोनिक भी होती है, और एथिटॉइड वगैरह, यानी कि डिफरेंट कंडीशन मिक्स होकर इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम बच्चों की प्लानिंग करते हैं कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस को प्लान किया जाता है। स्पेस्टिसिटी ओवरऑल प्रेजेंट होती है इन बच्चों में, जिसको हम यही कहते हैं कि मसल में एक स्टिफनेस सी आ रही होती है, जो कि उनकी हर एक एक्टिविटी को लिमिट कर रही होती है, चाहे वो चलना फिरना हो या रोज़मर्रा के कोई भी काम हो। तो स्पेस्टिसिटी है वो एक ओवरऑल बेसिकली जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होंगे ना, उनमें ज़रूर प्रेजेंट होती है। या कुछ जैसे डिस्टोनिक बच्चे होते हैं, उसमें ये होता है कि वैसे तो वो फ्लॉपी होंगे, उनके बिल्कुल ऐसे जैसे उनमें कोई जान नहीं है, बिल्कुल ऐसे होंगे। लेकिन एक बीच में स्पेल आता है, या बीच में ऐसा टाइम आता है कि वो बिल्कुल ऐसे उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो वो बीच में एक स्पेस्टिसिटी वाला जो उनका एलिमेंट आ रहा होता है, तो ये उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है कि वो एक जो नॉर्मली जिस तरह से उनको चलना चाहिए या एक अपने मसल को मूव करने के लिए उनको एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, तो वो उसको नहीं कर पा रहे। तो ये इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करते हैं कि कौन सा बच्चा किस कंडीशन के साथ है, और फिर उसको किस किस तरह की एक्सरसाइजेस जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सामीन इकराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम, और ये प्रोग्राम इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पर लाइव नशर भी किया जा रहा है। हमें लाइव व्यूवर्स ने ज्वाइन भी किया, हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी पज़ीराई की वजह से ही हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे जो है प्रोग्राम्स लेकर आएँ। हमें सवाल भी मौसूल हुआ है डॉक्टर कायनात के, एक साहब हैं जिन्होंने अपनी असल ID से तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का उनका बेटा है और एक 2 साल की बेटी है। तो वो कह रहे हैं कि कोई वाज़ेह अलामात बता दे जिससे वो जज कर पाएँ या देख पाएँ कि उनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है या नहीं। वाज़ेह उस तरह से तो नहीं, हम मतलब मैं उन बच्चों को हम देखें तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम कुछ बच्चे जो है ना सिंपली स्टार्ट में अगर वो जैसे वो कह रहे हैं कि 2 साल के हैं या 4 साल के हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि उनके बच्चों की कंडीशन कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में बच्चे क्या होता है कि वो सिंपल डिलेड माइलस्टोन्स के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे फिर सेरेब्रल पाल्सी में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो टाइम अगर उसकी थेरेपी प्रॉपर टाइमली शुरू की जाए तो वो हो सकता है कि वो उसका ब्रेन डैमेज ना हुआ हो, वो वैसे डिले के साथ हो। जैसे अब नॉर्मली बच्चे ने 3 माह में गर्दन संभालनी होती है, कुछ बच्चे नहीं संभाल पाते, वो उनको टाइम लगता है, देर से संभालते हैं। या 1 साल की उम्र तक बच्चे ने चलना शुरू कर देना, कुछ बच्चे नहीं चलते, 2 साल की उम्र तक चलते हैं लेकिन चल लेते हैं, डिले के साथ होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, अगर हम सेरेब्रल पाल्सी की स्पेसिफिकली बात करें तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर मौजूद होगी। जैसे मैंने काजेज़ में बताया कि कुछ कंजेनिटल कंडीशन होती हैं या जेनेटिक कंडीशन होती हैं, तो हमें जब तक प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता होगी कि उस बच्चे के साथ क्या इशू था, या स्टार्ट में उसका क्या, उसके पैदाइश के दौरान या प्रेगनेंसी में कोई इस तरह का इशू तो नहीं हुआ, तो फिर हम जब तक उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देखेंगे तो हम ऐसे डायग्नोस नहीं कर सकते कि वाकई में उन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है या कोई और कंडीशन भी है। अच्छा, ये हारून साहब हैं और कह रहे हैं कि क्या बच्चे में अगर एग्रेशन के साइंस आपको नज़र आ रहे हैं, बच्चा अगर एग्रेसिवली बिहेव करे, तो क्या ये भी उसकी अलामत हो सकती है? नहीं, एग्रेशन तो हम सेरेब्रल पाल्सी में तो कंसीडर नहीं करते। हाँ, इमोशनली बच्चों को जाहिर सी बात है, जब ब्रेन का इशू आता है तो उनमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, सेंसरी इश्यूज आते हैं बच्चों में। लेकिन एग्रेशन को हम उस तरह से हम लेबल नहीं करेंगे कि हाँ उसको एग्रेसिव है तो हम उसको कह दें कि वो सेरेब्रल पाल्सी के साथ है, ऐसा नहीं है। कुछ और डिफरेंट जैसे साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या ADHD के साथ बच्चे होते हैं, तो उनमें इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे होते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, या जब उनकी नीड पूरी नहीं हो रही होती। नॉर्मली भी कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जब उनकी नीड पूरी नहीं हो रही होती वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जो एग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने पैम्पर्ड हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी बात मनवाने के लिए भी वो एग्रेशन शो करते हैं। तो अगर वही बात है कि जब तक हम बच्चे को देखेंगे नहीं, उसको एसेस नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री हमें मालूम नहीं होगी, तो हम किसी को भी ऐसे फ़ौरन से डायग्नोसिस नहीं दे सकते कि उस बच्चे को ये कंडीशन है, क्योंकि किसी भी बच्चे को हम फ़ौरन से लेबल नहीं करते। क्योंकि अब माशरे में जब उस बच्चे ने चलना है, फिरना है, मूव करना है, तो आप एक इतनी बड़ी कंडीशन उसके ऊपर हम लेबल नहीं कर सकते कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो जब अगर उनको वाकई में ऐसा कि कोई उनको फील होता है कि उनका बच्चा थोड़ा हट के बिहेव कर रहा है,
तो वो आएँ, बेशक हमारे साथ कंसल्टेशन करें, हमारे अदारा मौजूद है, वहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे, अपने बच्चे को भी लेके आएँ। टाइमिंग बेशक आप पूछ लें हमारी कोऑर्डिनेटर से, जो है कॉल पे या मैसेज पे, जिस तरह भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको कहें कि वो कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले लें, अपनी कंसल्टेशन करा लें, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी उनका प्रॉब्लम होगी तो फिर हम बता देंगे। बिल्कुल, अगर आप तफसीली जायज़ा चाहते हैं और आप अपने बच्चों के लिए कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं तो आप यकीनन जो है CDC आप रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है डायग्नोसिस हो सकता है, बच्चों की जो बीमारी है या जो भी मसला उनको दरपेश है उसकी तशख़ीस हो सकती है, ताकि वो बच्चे जो है अपनी बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो वापस आ सके। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कायनात रानी साहिबा। आज हम सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है बच्चों को, इसके जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो बच्चे हैं उनको क्या फ़वाइद इससे हासिल होते हैं? देखिए, पहले जो होता था ना, वो ये समझा जाता था, क्योंकि इन बच्चों में स्पेस्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यही समझा जाता था कि जो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे तो कहीं उनकी स्पेस्टिसिटी जो है ना वो बढ़ ना जाए। तो अब कुछ न्यू स्टडीज़ इस तरह से हुई हैं कि जिनसे हमें ये मालूम हुआ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बल्कि उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। उनके अगर बैलेंस के इश्यूज़ हैं उसको भी इम्प्रूव कर रही है, उनकी वॉकिंग को इम्प्रूव कर रही है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है, उसकी पोस्चर को इम्प्रूव कर रही है। ओवरऑल जितनी भी उनकी जो मैं कहूँ कि एक्टिविटी का लेवल है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि पहले कुछ मिथ्स इस तरह की बनी हुई थी कि अगर हम, क्योंकि बच्चे स्पेस्टिसिटी के साथ मौजूद हैं या मसल की स्टिफनेस के साथ मौजूद हैं, तो हम और उसको अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे तो वो हो सकता है कि वो वर्स हो जाए उसकी स्पेस्टिसिटी, जबकि ऐसा नहीं है। कि न्यू स्टडीज़ और न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि जितनी बच्चों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे उतनी वो उनके लिए अच्छी है, उनकी बेनिफिशियल है, उनकी मतलब ओवरऑल बाकी चीज़ों को भी हेल्पफुल करेगी। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि उसकी वॉकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मूवमेंट में, उनके पोस्चर में, इन चीज़ों में वो बेनिफिशियल होगी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को करवाई जाती हैं? अब जैसे अब लेवल, बच्चे का लेवल डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है, उसकी एज क्या है। तो अगर बेसिकली जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें नॉर्मल जो सबसे इजी होती है बाईसाइकिलिंग, छोटे बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो बाईसाइकिल जैसे चलाते हैं, उनकी लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। या फिर उसके अलावा ट्रेडमिल यूज़ की जाती हैं, ताकि बच्चे जितने पेस पे वॉक करते हैं उससे ये होता है कि उनकी लोअर लिम्ब की जो है स्ट्रेंथ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके अलावा जैसे वेट्स के थ्रू या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, जैसे नॉर्मली तो पहले हम देखते हैं कि उनका मसल का ग्रेड क्या है, मसल की पहले क्या स्ट्रेंथ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जितना भी वेट्स हम लो वेट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी रिपीटिशंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज अगर ½ kg या उससे भी कम वेट हम देते हैं बच्चों को, वो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर लेट्स सपोज 10 रेपिटेशन से स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रेपिटेशन बढ़ाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाएंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो। फिर उसके अलावा कुछ एक्वेटिक थेरेपी होती है जो या वैसे नॉर्मली तो यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एक्वेटिक थेरेपी का बेसिकली यानी कि पानी के अंदर जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें ये बेनिफिट होता है कि जो बायोंसी होती है ना वो उसको, जैसे आप नॉर्मली तो हम जब ज़मीन पे खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब आप पानी में होते हैं तो वो इफेक्ट कम हो जाता है, तो वो बच्चे को भी उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। उसमें जब आप ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें बच्चों को भी उस तरह से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ग्रेविटी का भी इफेक्ट उतना नहीं होता, बल्कि वो असिस्ट कर रही होती है। तो एक्वेटिक थेरेपी भी बहुत जो मैं कहूँ कि बेनिफिशियल होती है इस कंडीशन में, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें। फिर उसके अलावा प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस होती हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू या समटाइम मैनुअल रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, जैसे हाथ के ज़रिए हम प्रेशर लगा रहे हैं या वो उस तरह से। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है कि उसको हमने बाईसाइकिलिंग तो हम इजीली कोई भी, अगर आप बच्चों को घर पे भी करा सकते हैं, जैसे बच्चों के पास होती हैं साइकिल्स तो वो स्टेशनरी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो बेशक चलाएं नहीं, एक ही जगह खड़े हो मतलब वो पेडलिंग करें और वो सारा उसके ये सारी ओवरऑल मतलब चीज़ें बच्चे के हम वो जैसे मैं कह रही हूँ कि उसके लेवल के अकॉर्डिंग होगा कि उसकी एज क्या है और उसका लेवल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
ताकि फिर उसको उसकी जो प्रॉपर जो है उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना डिज़ाइन करते हैं कि ऐसा ना हो कि उसके हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बजाय उसकी जो है ना इंजरी कर दें या उसके और नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो वो उसको भी हमने देखना होता है कि क्योंकि स्पेसिफिसिटी ऑलरेडी मौजूद होती है, तो उसको हमने एक्सर्शन के लेवल पे नहीं लेके जाना होता है। एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में हमें पता होता है कि उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, उसका कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सारा कुछ डिज़ाइन किया जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो जाते जाते आप सुनने देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी स्पेसिफिकली सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से? सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप मतलब बेसिकली जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। कि जैसे ही आपको अगर कभी किसी बच्चे में इस तरह का फील हो या उस बच्चे की ऑलरेडी आपको हिस्ट्री से कि मालूम हो, जैसे अब जैसे डिले कराए तो एक ऑब्वियस सी बात होती है कि आपको पता है कि इस बच्चे का जब पैदाइश हुई थी तो उसका रोने का टाइम डिले था, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है कि उसका होगा ब्रेन डैमेज। तो उनको चाहिए कि फ़ौरन जब जैसे स्टार्टिंग के जो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं ना, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे मैंने नेक होल्डिंग की बात की थी कि बच्चे 3 मंथ की जो एज होती है उसमें वो उनकी गर्दन संभाल लेते हैं, लेकिन ये इस तरह के बच्चे वहाँ से ही साइन देना शुरू कर देते हैं कि उनकी वीकनेस आती है, वो अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते। जैसे उनकी 4 से 5 महीने में बच्चे ने बैठना शुरू कर देना होता है, तो ये बच्चे नहीं बैठ पाते। जैसे 1 साल की उम्र में वो बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, ये बच्चे नहीं चल पाते। तो ये एक कुछ उनके लिए अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं। पेरेंट्स को इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा डिले के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सम टाइम होता है डिले, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल डिले के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आप लोगों को ज़रूर जो है पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास या किसी भी डॉक्टर, किसी करीबी कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएं, उनके साथ कंसल्ट करें कि अगर बच्चा इस तरह से अनयूजुअल बिहेव कर रहा है या उसकी मोटर स्किल्स में उस तरह से नहीं आ रही जो एक माइलस्टोन्स उसने अपनी एज के अकॉर्डिंग अचीव करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहा, तो वो मुझे किस तरह से मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या होना चाहिए ऐसा ट्रीटमेंट कि वो जो है ये बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो डिलेट के साथ बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो टाइमली उनकी थेरेपी स्टार्ट हो और टाइमली उनको मैनेज किया जा सके। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सम टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते पेरेंट्स, क्योंकि कुछ थेरेपीज इतनी एक्सपेंसिव भी होती हैं, नहीं कर पाते अफोर्ड, तो उनको फिर ये होता है कि उनकी लाइफ और मिजरेबल होना स्टार्ट हो जाती है। जब एक तो जैसे उनका डैमेज ऐसा है कि वो उनको आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उनको थेरेपीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनकी उस तरह से ट्रीटमेंट या एक्सरसाइजेज या जो भी उनको हेल्प चाहिए वो आप नहीं करेंगे, तो उनकी कंडीशन और वर्स होती जाएगी और पेरेंट्स के लिए और तकलीफ की एक और मुश्किल के लिए उनकी बढ़ती जाएगी। तो टाइमली ही हर चीज़ को होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि टाइमली हर चीज़ को देखें और कंसल्ट करें ताकि उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट कर सकें, वो अपने ज़िंदगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के ना गुजारें, क्योंकि यहाँ पे हर एक का डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी किसी भी उम्र का हो इंसान हो, तो उसके लिए अपने आप को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कायनात कि अगर वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अगर वो किसी भी किस्म की गैर मामूली अलामात अगर अपने बच्चे में देखते हैं तो उनको फ़ौरन मौलिद से रब्ता करना चाहिए। और आपने बात की बर वक्त इलाज की, तो बिल्कुल इससे जो बच्चे का जो वक्त है एक तो वो बच जाता है, दूसरा ये कि वो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जो है दोबारा जल्दी वापस आ सकता है अगर उसके मसले की जो है बर वक्त तशख़ीस की जाए, अगर उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक मदद की जाए तो हर बच्चा जो है ख़ुद मुख्तार हो सकता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकता है, चाहे वो बच्चा कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बच्चा स्पेशल नीड का बच्चा हो। तो जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो यकीनन हमारी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक है, उनका ख्याल रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंट्स को इस हवाले से आगाह होना चाहिए, उनके मसाइल के हवाले से और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनके हवाले से। और हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके मसाइल के हवाले से आगाही हम आपके लिए लेकर आएँ और ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ, ऐसे मौज़ूआत पर बात करें जो बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए मुफीद साबित हों। आज हमने बात की सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से कि किस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए या एक्सरसाइज के ज़रिए इन बच्चों का ये जो मसला है इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर कायनात ने
बात की कि रिवर्सिबल नहीं है या मुकम्मल तौर पर इसका इलाज नहीं हो सकता, बल्कि इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ सामीने कराम कि आज के प्रोग्राम से आपने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ नया जाना होगा। और ये प्रोग्राम CDC के ताउन से पेश किया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। और चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद है और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320-786-5333। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो भी लाइव व्यूवर्स थे जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया और जो हमारे लिस्टर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान रिबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी CDC के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।